नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम लोग दीर्घ क्वेश्चन करेंगे अर्थशास्त्र का। इकोनॉमिक्स का हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्या लघु कर लिया है प्लस ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब क्या ये सब्जेक्टिव है लघु, अब दीर्घ करना है। क्या चीज़, दीर्घ करना है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, पूरी तरह क्या हो जाएगा, हमारा एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का क्लास करेंगे, हिस्ट्री, ठीक है, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते, ठीक है। कितना क्वेश्चन है, पूरा कितना है, पूरा क्वेश्चन 9-10 शायद था। दीर्घ क्वेश्चन कितना है, देखो 9 है, ठीक है। 9 बहुत है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत है, ठीक। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना से इसे कितने भागों में बांटा गया है ये जानेंगे। संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, अर्थव्यवस्था क्या है, ये कितने भागों में बटा है, इसके बारे में। अर्थव्यवस्था जानते हो, समाज में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का योगफल क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। सभी कार्यों का योगफल, क्रिया या कार्यों का योगफल, और इसके 3 भाग है। कितने, 3 भाग। प्राथमिक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, जानते हैं, यही लिखना है, ठीक है। बस ये देखो, एक चीज जानते हो, दीर्घ क्वेश्चन में एक चीज याद रखना है, दीर्घ जो होता है हमारा, ये दीर्घ जो क्वेश्चन होता है, ये 2 क्वेश्चनों से मिलकर बना होता है। देखो, पहला क्या, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते, जानते हो, समाज विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का योगफल क्या है, अर्थव्यवस्था। अब इसके कितने भागों में बांटा गया, बस इसके बारे में जानते ही हो। ये 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो समझ में आया ये कितने, 2 क्वेश्चनों से मिलकर बनता है दीर्घ। तो बहुत आसान है, पहले से बहुत आसान हो गया है बोर्ड का एग्जाम। अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में बटा होता है, इसे ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। आप जानते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगिक या औद्योगिक लिख दो, औद्योगिक कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। चलो, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र सेवा के क्षेत्र को कृषि, देखो, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या है, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, ऊपर ही समझा दिए। अब दूसरा, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जीवन उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली आदि उत्पादित। देखो, द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, पहले भी बता दी। इसमें गैस उत्पादन, बिजली उत्पादन, ये सभी आते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र जो है हमारा, तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं क्या है, इस तृतीय क्षेत्र में। तृतीय को हम क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र कहते हैं। पहले बता दिए, इसमें परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब हमने क्लास में भी बता दिया है। अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बस हमें प्रैक्टिस करना होता है लिख लिख कर, ठीक है। तो जो हम पीडीएफ, ये पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है, जो जुड़ना चाहे वहां पे जुड़ जाए, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी या फिर यहीं हम दे सकते हैं, दोनों में से कहीं हम दे देंगे, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मुख्य विशेषता क्या उल्लेख कर। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति मतलब निजी, जैसे निजी प्लस इसमें क्या होता है, सरकार, दोनों का होता है, सरकार दोनों का, पूंजीपति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में, वैसे अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधन पूंजीपति और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित, जैसे भारत, कनाडा, इंग्लैंड, ये सभी जगहों पर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला
ये सब देश है। भारत सबसे ज्यादा माना यहाँ पे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सभी है। तीसरा, अब यहाँ पे देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह विशेषता यहाँ पे दी गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीपति और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यह पूंजीपति ये दोनों मिलकर क्या करता है? दोनों इसमें मिला रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाज का पूंजीपति के बीच का रास्ता है। यह समाजवाद और पूंजीपति मतलब सरकार प्लस क्या होता है? पूंजीपति, निजी जिसे कहते हैं, निजी व्यक्ति, ये दोनों के बीच का रास्ता है। अब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत हो गया, कनाडा हो गया, ऐसा ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता हो गया। क्या आप लोग को समझ में आ गया? अब चलते तीसरा, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तो बता दी है, ये पहला क्वेश्चन देखो। दूसरा, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? ये दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या है ना ये क्वेश्चन क्या होता है? ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो दो क्वेश्चन मिलकर क्या बनता है? दीर्घ बनता है। तो दीर्घ के लिए चिंता मत करो, आप लोग को लघु दिए उस लघु से ही हो जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट दिए वो सभी से आप लोग बन जाएगा क्वेश्चन। दीर्घ के लिए मत चिंता करो, बहुत एक ही पूछा जाता है, दो में से एक बनाना होता है। प्रोप्राइटर मेयर एवं वाल्डिंग के अनुसार देखो आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो इसमें हम बताए थे, जो देश की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यक एक लंबी नहीं, आर्थिक नियोजन था वो। आर्थिक विकास से देखो यहाँ पे आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो दीर्घ काल में, यहाँ लंबे समय में जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, इस आर्थिक विकास कहते हैं। देखो मेयर वाल्डिंग के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी मतलब समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हो? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का, कुल जो मूल्य होता है, कुल मूल्य हो जो होता है उसका योगफल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। देखो हम वहां भी बताए कि इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। देखो आर्थिक विकास का प्रयोग, आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक विकास का प्रयोग यहाँ पे समझो। आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक विकास सिर्फ यहाँ पे हम लिखते हैं विकास, और विकास यहाँ पे एक विकास है, आर्थिक विकास, और एक आर्थिक वृद्धि, एक वृद्धि है। क्या? एक वृद्धि है। आर्थिक विकास जो होता है, ये आर्थिक विकास ना, अभी आर्थिक नहीं लिखे, ठीक है। आर्थिक विकास जो होता है, इस विकास का, इसका प्रयोग क्या? विकासशील देश के लिए, जैसे भारत हो गया अभी विकासशील ही है, इन सभी जैसे देश के लिए, और ये विकसित देश के लिए, ये जो होता है विकसित, जो विकास कर गया, विकसित देश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आर्थिक विकास जो होता है, बस इस दोनों का हम प्रयोग भारत में भी कर सकते हैं, और इसका हम अमेरिका में भी कर सकते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। फिर भी कुछ अर्थशास्त्री का मानना है, तो उनके अनुसार पढ़ते। देखो सामान्यतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी कुछ अर्थशास्त्री क्या, दोनों शब्द को एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किया जाता है बोले, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दोनों के बीच आंतरिक क्रिया जानने लगे हैं, मतलब दोनों में अंतर जानने लगे हैं। अंतर, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है, और आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकासशील के लिए। यही है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? 100% समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो हम आशा करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास मापने के लिए आर्थिक विकास हो गया, यहाँ पे आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास मापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए कुछ सूचकांक, राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय। आप राष्ट्रीय आय का मतलब जानते हो? राष्ट्रीय आय मतलब एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का योगफल। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? इस राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे समझो, देखो ये राष्ट्रीय आय है ना, इस राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय को हम क्या करते हैं, जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या पॉपुलेशन जो होता है उससे भाग दे देंगे तो हमें क्या प्रति व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते अब क्या है राष्ट्रीय आय क्या है। देखो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक वह देश विकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम वह देश वह देखो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित, ये सही है। जिस देश का राष्ट्रीय आय कम वह देश विकसित होगा, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, वो अविकसित होगा। ठीक है, अविकसित होगा। ठीक है, अविकसित होगा। ठीक, समझ में आ गया। इसे हम ठीक कर देंगे नोट्स में। ठीक, वो देश क्या हो जाएगा, अविकसित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक गलत है। ठीक है, ये अविकसित हो जाएगा, जिसका कम वो अविकसित और जिसका अधिक वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, अब चलते प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय समझ में आ गया आप लोगों को। प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल उसे प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। बता दिए। जो राष्ट्रीय आय है उसमें हम क्या करते हैं, देश की कुल जनसंख्या, यहाँ बोले ना पॉपुलेशन, दोनों से भाग करने पे बस प्रति व्यक्ति आय। ये कुछ डाटा है, ये जरूरी भी नहीं है, अगर समझना चाहो तो बता देते। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय इतना था, मतलब कितना, 4 करोड़। यहाँ देखो 2004 के अनुसार प्रति वर्ष इसके अधिक विकसित देश जिन देशों में 37, ठीक है, 37,000 प्रति वर्ष कम से कम निम्न आय वाला देश कहलाता है। ठीक है, यहाँ 4,53,000 प्रति व्यक्ति आय इतना है, सोचो तो। और कहाँ का है ये, भारत का, मुझे नहीं लगता है भारत का। और यहाँ 37,000 ये भारत का होगा। विकसित देश और सॉरी यहाँ पे देखो ये विकसित देश के लिए 4,53,000 था एक व्यक्ति का आय। ठीक है, और अविकसित देश जो विकासशील है जैसे भारत हो गया, ये अमेरिका, जैसे अमेरिका हो गया, बहुत सऊदी अरब हो गया, इन सभी देश के लिए ये कहा गया है। ठीक है, ये 2004-6 के अनुसार 4-6 के अनुसार। ठीक है, 4,53,000 और ये 37,000 भारत सब के लिए। समझ में है, बस इतना ही समझना है। इसमें आर्थिक नियोजन क्या, देखो आर्थिक नियोजन हम तो पढ़ा दिए थे। ठीक है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक नियोजन हमने पढ़ा दिया, मतलब देश की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को, जो संसाधन होते हैं, संसाधन उसको विकास के काम में प्रयोग करना, जो संसाधन होते हैं बस वही आर्थिक नियोजन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आत्मनिर्भरता होता है, सामाजिक न्याय, कृषि क्षेत्र का विकास करना, ये सभी होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे भी है। राष्ट्रीय आय प्राथमिकता के अनुसार, मतलब जरूरत के अनुसार विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग द्वारा किया गया था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष 8 सदस्य होते। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। तो ये आप लोग को पता है, ये हमने योजना आयोग के बारे में बताया था। अब यहाँ पे आर्थिक नियोजन पहले बता देंगे, फिर योजना आयोग के बारे में कुछ यहाँ पे बता देंगे। अब नियोजन का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हमें दीर्घ क्वेश्चन लिखना है, नियोजन का मुख्य उद्देश्य जानेंगे कि नियोजन क्या है। भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक नियोजन का देखो, पहला आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना, दूसरा क्या, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो ये सभी क्या है, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अब सतत विकास जानेंगे। सतत विकास क्या है, सतत विकास की आवश्यकता, इस कथन को स्पष्ट करें। देखो सतत विकास मतलब भावी पीढ़ी जो होता है उसकी आवश्यकता देखते हुए हमें क्या करना, संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास मतलब पर्यावरण को
क्षति भी न पहुंचे, इसके लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये सभी हम जानेंगे। वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सतत विकास। समझ में आ गया। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, वन, सूर्य प्रकाश आदि इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी इन प्राकृतिक संसाधन से वंचित हो जाएगी। मतलब अगर लगातार इसका प्रयोग हुआ तो वर्तमान में उत्पादन तकनीक पर्यावरण प्रदूषित गंभीर समस्या को जन्म दे रहे अनेक उत्पादित क्रियाएं जैसे वायु एवं भूमि प्रदूषित हो रहे हैं, जो आज एक चिंता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक और तकनीकी के प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास क्या है? आवश्यक है। अगर पर्यावरण प्रदूषित न हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सतत विकास होना आवश्यक है। और हमें किस लिए? पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सतत विकास आवश्यक है। बता दिए क्यों। और पहला, सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो एक तो हो गया अपने भावी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए, दूसरा संसाधन को भी बचाने के लिए। संसाधन है उसे भी बचाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 नंबर क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, देश के आर्थिक विकास की आधारिक संरचना की भूमि। आधारिक संरचना मतलब स्कूल कॉलेज हो गया, स्कूल कॉलेज, बिजली, ये सभी आधारिक संरचना हो गया। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वैसे तत्व जैसे कि बिजली हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, ये सभी हम बताए थे। आधारिक संरचना, अस्पताल, किसी भी देश या राज्य जो होता है उसका क्या होता है? राज्य, उसका आधारिक संरचना क्या होता है? आधारभूत। परिवहन हो गया, संचार, बैंक, ये सभी तो होता ही है। आदि देश के आर्थिक विकास के आधार होते, उन्हें देश की आधारिक संरचना, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है, आधारभूत ढांचा तो समझ गया किसे कहा जाता है? स्कूल हो गया, बिजली हो गया, कॉलेज, ये सभी देश या राज्य का, किसी भी देश की आर्थिक विकास आधारिक संरचना पर महत्वपूर्ण होता है। अगर वहाँ का रुपया पैसा बढ़े तो बिजली को, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल, इन सभी का विकास करना। जिस देश का आधारभूत संरचना अधिक विकसित होगा वह देश क्या होगा? उतना ही अधिक क्या होगा? विकसित होगा। समझ में आ गया। जिसके पास संचार होगा, बैंकिंग होगा, स्कूल होगा, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन होगा, वह देश क्या होगा? और विकसित होगा। तो हम कह सकते हैं कि आधारिक संरचना में बहुत पूर्ण योगदान। अगर जिस देश का कैसे प्रभावित होगा, भूमिका बताओ, उस देश में क्या भूमिका है, तो हम समझे ना कि आधारिक संरचना की क्या भूमिका है। भूमिका यही है, जिस देश का क्या होगा? बिजली अच्छा होगा। आधारिक संरचना मतलब वही बिजली, संचार, बैंकिंग। जिस देश का आधारिक संरचना अच्छा होगा वह देश क्या होगा? विकसित होगा। जिस देश का आधारिक संरचना कम होगा तो वह देश अविकसित होगा। बस इतना समझो इस पूरा का मतलब। जिसका आधारिक संरचना अधिक वह देश विकसित, और जिसका कम वह देश अविकसित। बस हमें यही लिखना है इसमें। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या? बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ उपाय निम्न है। तो हमने बता दिया था, वही पिछले लास्ट क्लास में हमने बताया था कि बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार के कुछ प्रमुख कारण निम्न है। पहले, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में क्या हो रहा है? तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे भी क्या हो रहा है? जिसके कारण क्या हो रहा है? बिहार पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? आधारिक संरचना बता दिए। जिस देश का आधारिक संरचना अधिक वो विकसित, जिसका कम, और जिस राज्य का कम होता है वो अविकसित है, जिसका अधिक वो, जैसे स्कूल, कॉलेज, बिजली, ये सब, सड़क, ये सिंचाई, ये सभी क्या? आधारिक संरचना। समझ में आ गया। दूसरा क्या? कृषि पर निर्भरता। यहाँ के लोग क्या है? अत्यधिक, मतलब 80% लोग क्या? कृषि पर निर्भर, जिसके कारण बिहार पिछड़ेपन का कारण हो रहा है, शिकार हो रहा है। बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। यहाँ हर साल देखो, हर साल ये बिहार है, मान लो ये बिहार, इधर हम, ये उत्तरी बिहार है, ये दक्षिणी बिहार, हर साल इधर बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जा रहा है, और इधर जो है, इधर सुखाड़ के कारण फसल नष्ट हो जा रहे हैं। तो दोनों के अगर विकास करना है तो यहाँ से नहर खोल दे तो इधर का पानी इधर चला जाएगा, और इधर सुखाड़ से बच जाएंगे, इधर बाढ़ से। ठीक है, तो ये क्षति के कारण क्या हो रहा है? बिहार पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है, बाढ़ के कारण और सुखाड़ के कारण।
ठीक है। औद्योगिक पिछड़ापन देखो, बिहार 2000 को क्या हो गया, 2015 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया, जिसके कारण बिहार में क्या हो गया, बिहार पिछड़ेपन का कारण हो गया, शिकार हो गया। यहाँ सिर्फ कृषि क्षेत्र रह गया और उद्योग क्षेत्र चला गया उधर झारखंड में चला गया। ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है, गरीबी। बिहार में क्या है, गरीबी 42% क्या लोग गरीब है, जिसके कारण भी यहाँ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। खराब विधि व्यवस्था, यहाँ की प्रशासन है वो सभी क्या है, अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, कमजोर है, घूसखोर है, कह सकते हैं भ्रष्टाचार। कुशल प्रशासन, बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी है कि प्रदर्शित अभाव है, इसके कारण दिन भ्रष्टाचार अनेक उदाहरण मिलते जा रहे हैं। ठीक है। बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने का उपाय क्या है, निम्न उपाय है। पहले क्या कर सकते हैं, जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा, लोगों को जल्द से जल्द क्या होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा, और जिसके कारण संसाधन क्या होंगे, संसाधन बचत होगा, ये हमारा संसाधन क्या होगा, बचेगा, और जिससे बिहार बढ़ेगा आगे। कृषि तेजी से फैलाओ, यहाँ क्या करना होगा, उन्नत कृषि औजार का प्रयोग करके बिहार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, खाद, ये सभी कीटनाशक। बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण, बोले ना कि उत्तरी बिहार से एक नहर खोद दिया जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, ये उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या दूर हो जाए, और इधर दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की समस्या। और फिर क्या, आधारिक संरचना का अभाव, क्या हो सकता है, आधारिक संरचना का विकास, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज, सड़क, बिजली, इन सभी का विकास करेंगे तो हमने पीछे पहले जाना ना, जिस देश का आधारिक संरचना अधिक वह देश क्या होगा, विकसित होगा, और जिसका कम वो क्या होगा, अविकसित हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधारिक संरचना का विकास करना होगा, तभी क्या हो जाएगा, बिहार का विकास होगा। बस समझना है, पॉइंट ये याद रखना, बस नीचे कुछ जो बोल रहे हैं, जो समझ रहे वही लिखना, ये मत लिखना। ठीक है। उद्योगों का विकास, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, बिहार में उद्योग, कैसा उद्योग, तो कैसा उद्योग हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हमें कौन सा उद्योग लगाना पड़ेगा, अधिक से अधिक क्या, कृषि उद्योग, जिससे क्या होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। चटनी जैसे कि टमाटर, यहाँ बहुत सारा होता है, लीची होता है, तो लीची के लिए क्या, लीची होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जूस, जैसा लीची का जूस होता है ना, वो बना सकते हैं कंपनी यहाँ पे। चलो, गरीबी दूर करने के लिए यहाँ पे 42% लोग गरीब है, इसको हम रोजगार देंगे, जिससे क्या होगा, बिहार विकास होगा। समझ में आ गया। सातवां, शांति व्यवस्था, यहाँ लोग क्या होगा, बिहार में शांति माहौल कायम, व्यापारियों विश्व जगाया जा सकता है, तथा आर्थिक विकास की गतिविधि तेज की जा सकती है। ठीक है। स्वच्छ ईमानदार प्रशासन, बिहार में भ्रष्टाचारी न हो, ईमानदार प्रशासन हो, बस यही 9। और ये रहा, ये आखिरी क्वेश्चन, बिहार में विकासशील ये 2025 का क्वेश्चन है, ये क्या हो गया रे, ये 2025, सीधे 25 लिख दे रहे। ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन था, 26 का अभी इस बार नहीं जोड़े हैं, जोड़ देंगे नोट्स में। बिहार के देश का एक बड़ा राज्य है, भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत का अपना एक अलग महत्व रखता है। इसीलिए कहा जाता है, यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है, चाहे राजनीतिक साझेदारी का विकास हो, आर्थिक विकास मापदंड करने की बात हो। अब बिहार की नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बिहार को पिछड़ेपन से गरीबी रखकर हम भारतवर्ष को विकास समृद्धि। देखो, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि बिहार का विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिहार का विकास करना पड़ेगा, बिहार, तभी होगा, ये याद रखना, तभी होगा भारत का विकास। तो बिहार के देश की ऐसी, अब यहाँ बिहार के बारे में लिख देना बस, बिहार के देश ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक भूमि उर्वर भूमि, हिमालय क्षेत्र से नदियाँ, अनवरत जलप्रपात, यहाँ पे जलोढ़ मृदा, कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है, नदियाँ परस्पर जोड़ी एक जाल बिछाती, लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार, देखो यहाँ क्या कह रहा है, योजना, देखो, संसाधनों के उपयोग की योजना लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार में बाढ़ की भीषणता बचाया जा सकता है, दक्षिणी बिहार को सिंचाई सुविधा सुख राहत दिलाया जा सकता है। यही है
और ये रहा बिहार के तक संसाधन, मानव संसाधन कम नहीं है। न केवल यहाँ देखो, भारत में जहाँ भी है, भारत मान लो ये भारत है, इधर भी, यहाँ भी, दिल्ली में हो गया, मुंबई हो गया, ये इधर उत्तर प्रदेश, सभी क्या होते हैं, ये बिहार से ही लोग यहाँ जाते, यहाँ जाते, यहाँ जाते, सभी जगह काम करने। तो कुशल लोग की कमी नहीं है। कम पढ़े लिखे मजदूर ने दूसरे राज्य में जाकर वहाँ विकास को फलीभूत बनाया। देश की सूचना प्रौद्योगिकी, पंजाब कृषि विकास से बिहार मानव संसाधनों के प्रमुख योगदान दे रहा है। देश की आर्थिक विकास प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। यहाँ प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन योगदान से बिहार की कृषि जनित उद्योग विकास, राज्य का विकास किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ कृषि उद्योग लगाकर विकास किया जा सकता है। तो ये सभी हम समझे बिहार का विकास कैसे किया जाता है, ये सभी पहले बिहार के बारे में लिख देना है इसमें, और इसमें कुछ बातें लिख देना है कि बिहार कैसा राज्य है, यहाँ कैसा अभी विधि व्यवस्था है। उसके बाद हमें लिख देना बिहार के बारे में। बस ये रहा 9वां क्वेश्चन। तो आप लोग ये PDF या तो हम डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा चांस है वो डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे, PDF डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, तो हम, और इसके बाद हम क्या करेंगे, SST में हम क्या करेंगे, SST में हिस्ट्री का क्लास, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। आप लोग जुड़ना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में।